गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका 12th क्लास राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं खंड ए इकाई सेकंड आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं, जिसमें अपना चल रहा है पार्ट 2 राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। ये समाजशास्त्र से ली गई है। व्यवहारवादी जो विचारक थे राजनीति विज्ञान के, उन्होंने अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान में अपनाया। उसके बाद में राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र के जो उपागम थे उनका उपयोग किया जाने लगा और समाजशास्त्र की कुछ अवधारणाएं राजनीति विज्ञान में पढ़ी जाने लगी। तो जो राजनीतिक संस्कृति अवधारणा है वह भी एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है, समाजशास्त्र से अभिप्रेरित है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिवृत्तियों, विश्वासों, प्रतिक्रियाओं, अपेक्षाओं और संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार से ही किसी व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। तो जो संस्कृति शब्द तो अपन जानते हैं, अपने जीवन जीने का ढंग संस्कृति कहलाता है। जीवन जीने के ढंग में रहन सहन, खान पान, पहनावा सभी आते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति में क्या होता है? किसी भी राज्य या किसी भी समाज में निवास करने वाले जो नागरिक होते हैं, वो राजनीतिक व्यवस्था की जो अभिवृत्तियां हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार है, लोकतंत्र है, उसके सिद्धांत हैं, और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो विश्वास पनपता है, उसके प्रति जो प्रतिक्रिया होती है, उसकी जो क्या प्रक्रिया है, क्या अपेक्षाएं है समाज की राजनीतिक व्यवस्था से, तो वो जो सारा राजनीतिक व्यवहार आ जाता है और उस राजनीतिक व्यवहार से ही राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। जैसे कि हम एक नागरिक हैं और एक नागरिक होने के नाते हमारी जानकारी क्या है, लोकतंत्र के बारे में क्या जानकारी है, मौलिक अधिकारों के बारे में क्या जानकारी है, हमारा राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास कैसा है, हमारी क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से, देश से, तो उन सब के बारे में जो अपन जानकारी रखते हैं इस राजनीतिक व्यवहार के बारे में, उससे हमारा जो ज्ञान बढ़ रहा है, तो वो सब किस में आ जाता है? राजनीतिक संस्कृति में। जिससे संस्कृतियां होती है हमारी, हम क्या पहनते हैं, खाते हैं, हमारे सालों का इतिहास चलता रहता है, उसमें जो चीजें हैं वो संस्कृति में आती है। तो राजनीतिक व्यवस्था में भी लंबे समय से जो ये राजनीतिक व्यवहार चलता है, ये राजनीतिक संस्कृति कहलाता है। वस्तुतः राजनीतिक संस्कृति उस व्यापक सामान्य संस्कृति का, व्यापक यानी विस्तृत रूप से उस सामान्य संस्कृति का हिस्सा है जिसमें समाज के सदस्य अपने मूल्यों, भावनात्मक मनोवृत्तियों, विश्वासों और भावनाओं को संचारित करते हैं। संस्कृति में मूल्य आती है, भावनाएं आती है, व्यक्तियों की क्या मनोवृत्तियां हैं, व्यक्तियों की क्या मनोवृत्तियां हैं, उनके विश्वास क्या है, वो सब संस्कृति का हिस्सा है। हम अपनी संस्कृति में यही सीखते हैं, मूल्य, भावनाएं, मनोवृत्तियां, वो सब हम अपनी संस्कृति में सीखते हैं। और इस प्रकार एक सामान्य जीवन पद्धति है, सभी लोगों की एक सामान्य जीवन पद्धति होती है, उनके विश्वास होते हैं, आस्था होती है, मूल्य होते हैं, दृष्टिकोण का विकास ही सामान्य संस्कृति है। हमारा जो जीवन जीने का तरीका है, हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारी जीवन पद्धति है, वो सब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। राजनीतिक संस्कृति, सभी बच्चे माइक म्यूट कर लो। राजनीतिक संस्कृति उसी सामान्य संस्कृति के राजनीतिक शासकीय दृष्टिकोण से संबंधित है। तो जो हमारी राजनीतिक संस्कृति है, सामान्य संस्कृति का राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है, राजनीति का व्यवहार कैसा है, राजनीति के प्रति हमारे क्या विचार है और राजनीतिक समझ कैसी विकसित हो रही है, वो सब राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा है। क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था मनुष्य की राजनीतिक व्यवहार का परिणाम है और वह राजनीतिक व्यवहार गतिशील होता है। मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है वो गतिशील होता है। गतिशील इसलिए होता है क्योंकि राजनीतिक घटनाएं मनुष्यों के द्वारा घटित की जाती है और मनुष्य का व्यक्तित्व अलग होगा तो उसका व्यवहार भी अलग होता है, प्रत्येक मनुष्य का व्यवहार अलग होता है। तो इसलिए राजनीतिक जो व्यवहार है, राजनीतिक संस्कृति है, वो गतिशील होती है। गतिशील यानी परिवर्तित होती रहती है। तदनुसार राजनीतिक संस्कृति स्थिर न होकर गतिशील होती है कि उसकी विशेषता भी है कि राजनीतिक संस्कृति गतिशील होती है, उसमें स्थिरता नहीं होती है, निरंतर उसमें परिवर्तन होते रहते हैं।
जब देश आजाद हुआ 1947 से लेकर के वर्तमान तक आप देखो कितने परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति क्या है, गतिशील है। राजनीतिक जो घटनाएं घटित होती है व्यक्तियों के द्वारा घटित की जाती है, व्यक्तियों का जो व्यवहार है वो भी सभी में अंतर होता है और परिवर्तनशील है, तो इसलिए राजनीतिक संस्कृति भी गतिशील है, स्थिर नहीं है। राजनीतिक संस्कृति का अर्थ, राजनीतिक संस्कृति को आमंडनी कार्य के प्रति अभिमुखीकरण, अलग अलग विद्वानों ने, जो राजनीतिक विद्वान है उन्होंने अलग अलग नाम से इसको संबोधित किया है, अंडरलाइन करते जाना बच्चों। आमंडनी कार्य के प्रति अभिमुखीकरण, डेविड स्टर ने राजनीतिक संस्कृति को पर्यावरण, स्पिरो ने राजनीतिक शैली नाम से उद्धृत किया है। यानी अलग अलग विचार, जो राजनीतिक विचारक हैं उन्होंने राजनीतिक संस्कृति को अलग अलग नामों से संबोधित किया है। राजनीतिक संस्कृति को विकासशील देशों के संदर्भ में, विकासशील का अर्थ होता है बच्चों जो विश्व के देश हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो विकसित हो चुके हैं, जिनका डेवलप हो चुका है, कुछ देश ऐसे हैं जो विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। तो जो विकास की प्रक्रिया से गुजरने वाले देश है उनको हम विकासशील कहते हैं, जैसे अपना भारत भी एक विकासशील देश है। तो राजनीतिक संस्कृति को विकासशील देशों के संदर्भ में सर्वप्रथम अवधारणा के रूप में प्रतिपादित करने वाले आमंड और पावेल हैं। जैसे कि अपन ने राजनीतिक समाजीकरण में पढ़ा था कि राजनीतिक समाजीकरण की व्याख्या किसने की थी, हर्बर्ट साइमन ने। तो उसी प्रकार राजनीतिक संस्कृति की विचारधारा को एक अवधारणा के रूप में प्रतिपादित करने वाले विद्वान कौन है, आमंड और पावेल। ये चीज आप नोटिस कर लेना, अंडरलाइन भी कर लेना। उन्होंने एक व्यापक परिभाषा भी दी है, अंडरलाइन कर लो। आमंड और पावेल की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि आमंड और पावेल की राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा बताइए। ये परिभाषा है इस प्रकार, राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और उन्मुखताओं की शैली है। वापस रिपीट कर रहे हैं, राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और उन्मुखताओं की शैली है, इसी राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। ये डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है आमंड और पावेल ने, ये आपको बच्चों याद करनी है। एलन बोल ने अपनी पुस्तक आधुनिक राजनीति और सरकार में इसे परिभाषित, राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज के अभिवृत्तियों, विश्वासों और मूल्यों के समूह से होता है, जिनका राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विषयों के साथ संबंध है। जो एलन बोल है, इन्होंने अपनी किताब आधुनिक राजनीति और सरकार में इसकी परिभाषा दी, जिसमें बताया है कि जो राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विषयों के साथ राजनीतिक संस्कृति का संबंध है, और इसमें आते हैं राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत जो राजनीतिक अभिवृत्तियां हैं, विश्वास है और जो मूल्य हैं, इनका समूह राजनीतिक संस्कृति है। इसके बाद में जो डेफिनेशन है लुसियन पाई ने दी है। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का संबंध अभिवृत्तियों, विश्वासों, अभिवृत्तियां जो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति रुचि पनप जाती है, विश्वासों और भावनाओं के समूह से है, जो राजनीतिक प्रक्रिया को व्यापकता और सार्थकता प्रदान करते हैं और ऐसी अंतर्निहित विचार, अंतर्निहित यानी एक दूसरे में निहित विचार और नियम प्रदान करते हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। सार्थकता यानी किसी चीज को व्यवहारिकता प्रदान करना। तो लुसियन पाई की डेफिनेशन भी वही है कि राजनीतिक संस्कृति का संबंध अभिवृत्तियों, विश्वासों और भावनाओं के समूह से है, जो कि राजनीतिक प्रक्रिया को बड़ा बनाते हैं, सार्थक बनाते हैं, क्रियाशील बनाते हैं। और इसके अंदर जो निहित विचार है, इसके अंदर राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत वो विचार और नियम है जो राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इसके बाद में जो डेफिनेशन दी गई है सिडनी वर्मा की है। इनके शब्दों में राजनीतिक संस्कृति में आनुभविक विश्वासों, जो अनुभव पर आधारित होते हैं, अनुभविक यानी अनुभव पर आधारित विश्वास, अभिव्यक्तात्मक प्रतीकों, प्रतीक जैसे कि तिरंगा झंडा है, प्रतीक चिन्ह की तरह अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, अशोक स्तंभ है, प्रतीक है, तो इसमें अब जिनको अभिव्यक्त किया जा सकता है प्रतीकों और मूल्यों की वह व्यवस्था नीत है जो उस परिस्थिति और दशा को परिभाषित करती जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है।
ये डेफिनेशन दी है सिडनी वर्मा ने। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सदस्यों की मनोवृत्तियों की अभिव्यक्ति है, प्रतिक्रिया है, अपेक्षा है। तो ये इतनी सारी परिभाषाएं हमने देखी, तो लास्ट में सार ये है कि राजनीतिक संस्कृति क्या है, किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की जो मनोवृत्तियां हैं, मन के विचार हैं, उसकी अभिव्यक्ति है, प्रतिक्रिया है और अपेक्षा है कि राजनीतिक व्यवस्था से हम क्या अपेक्षाएं करते हैं। राजनीतिक संस्कृति के घटक यानी तत्व, कंपोनेंट्स, ठीक है। राजनीतिक संस्कृति में अभिमुखीकरण और राजनीतिक विषय नामक दो घटक हैं। राजनीतिक संस्कृति के दो घटक बताए गए, पहला अभिमुखीकरण और दूसरा है राजनीतिक विषय। तो अभिमुखीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवृत्ति या झुकाव। जैसे हम सभी, हमारी अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, हमारा झुकाव किसी भी दृष्टिकोण के प्रति हो सकता है, जिसकी जैसी प्रवृत्ति होगी वैसा ही उसका झुकाव होगा। तो अभिमुखीकरण का शाब्दिक अर्थ है प्रवृत्ति या झुकाव। आमंड और पावेल ने अभिमुखीकरण के 3 घटकों या अंगों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, दूसरा है भावनात्मक अभिमुखीकरण और तीसरा है मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण है। तो आमंड और पावेल ने अभिमुखीकरण को 3 भागों में बांटा है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और मूल्यात्मक। सबसे पहले ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण अर्थात राजनीतिक विषयों का ज्ञान। ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण में क्या होगा, राजनीतिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, राजनीति के प्रति जो अपन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। और राजनीति के प्रति सजगता रखना, राजनीति के प्रति जानकारी रखना, ये सब राजनीतिक अभिमुखीकरण है। फिर इसके बाद में भावात्मक अभिमुखीकरण अर्थात इन विषयों के प्रति व्यक्तियों के मन में पैदा होने वाला भाव, आवेग और अनुभूतियां। जैसे कि अपन राजनीतिक घटनाएं घटित होती है, जैसे कोई नियम बनता है, कानून बनता है या राजनीतिक घटना घटित होती है, तो हमारे मन में जो हलचल उठती है, हमारे मन में जो नवीन जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तत्कालीन किसी घटना के प्रति मन में जो भाव आवेग उत्पन्न होता है वह आता है भावात्मक अभिमुखीकरण में। जैसे लास्ट ईयर कई अधिनियम लाए गए थे मानसून सत्र में, बच्चों आपको याद हो तो 3 महत्वपूर्ण अधिनियम लाए गए थे। हमारे मन में उसके प्रति जो भावनाएं चल रही थी, हमारा मन का जो वेग था वो परिवर्तित हो रहा था, तो वो किस में आ जाएगा, भावात्मक अभिमुखीकरण में। मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण राजनीतिक विषयों के बारे में व्यक्ति का उचित अनुचित या शुभ अशुभ का मूल्यांकन। जैसे राजनीतिक निर्णय होती है, घटनाएं घटित होती है, तो अपन ये निर्णय लेते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या शुभ है या अशुभ है। तो वो इसमें क्या आ जाएगा, मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। तो अभिमुखीकरण को 3 भागों में बांटा आमंड और पावेल ने। फर्स्ट मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण, सेकंड ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, सेकंड भावात्मक अभिमुखीकरण और थर्ड मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। फिर जो दूसरा घटक है वह है राजनीतिक विषय। अब राजनीतिक विषय के 4 विषय हैं। पहला राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था यानी राजनीति के अंतर्गत जो क्रियाएं की जाती है उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। दूसरा राजनीतिक संरचना, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी संरचना क्या है, जिस सरकार है, सरकार के 3 अंग है, वो सब इसमें आ जाएंगे। समस्याएं और नीतियां, राजनीति के अंतर्गत वर्तमान समस्या क्या है, उनकी समस्या के समाधान के लिए क्या नीतियां लागू की जा रही है। राजनीतिक कर्ता के रूप में व्यक्ति, राजनीतिक घटनाएं व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमती है, तो जैसे कि प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, तो इस प्रकार राजनीतिक कर्ता के रूप में व्यक्ति। तो राजनीतिक संस्कृति की 2 कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट अभिमुखीकरण अर्थात प्रवृत्ति और दूसरा राजनीतिक विषय। अब अपन आगे चलते हैं राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व, यानी इस राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित कौन से तत्व करते हैं वो अपन देखते हैं। इतिहास, धार्मिक विश्वास, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक आर्थिक परिवेश, विचारधाराएं
और अन्य तत्व, ये राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व है। बच्चों एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व बताइए। तो जैसे कि 2 नंबर का क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाता है तब तो अपन नाम लिख सकते हैं, लेकिन अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 टॉपिक लिख करके उनका थोड़ा थोड़ा वर्णन करना है। सबसे पहले इतिहास। किसी भी व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और विकास उस देश की ऐतिहासिक परंपराओं और प्रचलित मूल्यात्मक प्रणालियों के द्वारा होता है। अर्थात हम किसी भी देश की व्यवस्था की बात करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो उस संस्कृति का निर्माण हमारे इतिहास में हमें समाहित नजर आता है, हमारी ऐतिहासिक परंपराओं में और जो प्रचलित मूल्य प्रणाली है उसमें नजर आता है। क्योंकि इतिहास क्या है? राजाओं की घटनाएं, और राजाओं की घटनाएं क्या है? राजनीति विज्ञान। तो जो इतिहास है वो राजनीतिक संस्कृति का निर्धारक तत्व है। भारत की राजनीतिक संस्कृति संवैधानिक, शांतिवादी, लोकतांत्रिक होगी। अंडरलाइन कर लेना बच्चों कि भारत की राजनीतिक संस्कृति कैसी है? संवैधानिक। संवैधानिक अर्थात संविधान के नियमों के अनुसार शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। शांतिवादी, लोकतांत्रिक होगी। शांतिवादी यानी अपने यहाँ पर लोकतंत्र विश्व के सबसे सफल लोकतंत्रों में से एक है। शांतिपूर्ण अपने यहाँ पर लोकतंत्र विगत 75 वर्षों से संचालित हो रहा है। तो हमारी राजनीतिक संस्कृति संवैधानिक है, संविधान के नियमों के अनुसार चलाई जा रही है और शांतिवादी, लोकतांत्रिक है। वहीं कुछ अर्ध विकसित देशों में, जो देश विकसित नहीं है, पिछड़े हुए देश हैं, इन देशों में राजनीतिक संस्कृति हिंसक अथवा अलोकतांत्रिक हो सकती है। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का एग्जांपल ले सकते हैं। वहां पर भी लोकतंत्र सफल अवस्था में नहीं है, कभी तानाशाही व्यवस्था स्थापित हो जाती है, कभी हिंसक घटनाएं घटित होती रहती है, आतंकवादी या जो सैनिक तत्व है उनका राजनीति पर प्रभुत्व रहता है। इसी तरह इंग्लैंड में राजनीतिक संस्कृति वहां की राजनीतिक निरंतरता का परिणाम है। अब इंग्लैंड की जो संस्कृति है संवैधानिक नहीं है, क्योंकि वहां पर संविधान लिखा हुआ नहीं है, वहां पर परंपराओं पर आधारित है। जबकि फ्रांस की राजनीतिक संस्कृति फ्रांस की क्रांति का परिणाम है। अब फ्रांस की जो राजनीतिक संस्कृति, वहां में राजतंत्र को हटाया गया, उसके स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हुई, स्वतंत्रता समानता पर जोर दिया गया। तो जो फ्रांसीसी क्रांति है 1789 ईस्वी, तो उसका परिणाम है। तो इतिहास राजनीतिक संस्कृति का एक मुख्य निर्धारक तत्व है। अब दूसरी अपन बात करते हैं धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास भी किसी देश की राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करता है। वर्तमान में धर्म राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि कई बार समाज की राजनीतिक व्यवस्थाएं व संस्थाएं किस प्रकार की होगी इस बात को भी निर्धारित कर देते हैं। जैसे कि कुछ देश धर्मनिरपेक्ष नहीं होते, बल्कि किसी धर्म विशेष पर आधारित होते, जैसे इस्लामिक देश, वहां पर धर्मनिरपेक्षता की स्थापना नहीं होती, बल्कि राज्य का धर्म संविधान में लिखा हुआ होता है, वहां पर धर्म विशेष को तरजीह दी जाती है। तो हमें पता चल जाता है कि वहां की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी। वहां पर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं रह सकते, जबकि हमारे देश में जैसे धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है संविधान में, तो सभी धर्मावलंबी अपने यहाँ पर सुरक्षित हैं। तीसरा तत्व भौगोलिक परिस्थिति। अब जो राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करने वाला तीसरा तत्व है वो है भौगोलिक परिस्थिति। देश की भौगोलिक स्थिति, उपलब्ध संसाधन, जनसंख्या की प्रकृति भी उस देश की राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत जैसे विशाल भौगोलिक परिवेश वाले देश की राजनीतिक संस्कृति निश्चित रूप से एक छोटे यूरोपीय अथवा अफ्रीकी देश से भिन्न होगी। भारत एक विशाल देश है, यहाँ पर विविधता में एकता पाई जाती है, अलग अलग भाषाई समुदाय में अलग अलग क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। हमारे देश की जो संस्कृति है वह विश्व के छोटे देशों की तुलना में अलग होगी। इसके बाद में सामाजिक आर्थिक परिवेश। देश का सामाजिक, धार्मिक, जातिगत विभिन्नता, औद्योगिकरण, रूढ़िवादिता इत्यादि से भी राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति निर्धारित होती है। किसी देश में सामाजिक स्तर क्या है, सामाजिक स्टेटस क्या है, वहां पर धार्मिक भावनाएं क्या है, जातिगत विभिन्नताएं कैसी है, और उसको अगर बढ़ावा दिया जा रहा है तो वहां की राजनीतिक संस्कृति हिंसक होगी। लेकिन अगर संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि इन भावनाओं को नहीं भड़काया जा सकता तो राजनीतिक संस्कृति विकसित होगी।
धार्मिक विश्वास का प्रभाव मध्य पूर्व के देशों की राजनीतिक संस्कृति पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। मध्य पूर्व के देश, जैसे मैंने अभी बताया था, आपको उल्लेख किया था, इस्लामिक देश, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है या पाकिस्तान है, तो इन देशों की राजनीतिक संस्कृति अलग है। आर्थिक रूप से विपन्न या विकासशील देशों में राजनीतिक संस्कृति विकसित देशों जैसी नहीं हो सकती। जो पिछड़े हुए देश हैं या विकासशील देश हैं, वहां की राजनीतिक संस्कृति में स्थिरता नहीं हो सकती, जबकि विकसित देशों की राजनीतिक संस्कृति में स्थिरता होती है। फिर इसके बाद में विचारधाराएं। विचारधाराओं का प्रभाव भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में निर्णायक होता है, महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निभाता है। उदारवाद। उदारवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा था बच्चों, व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करना उदारवाद का केंद्रीय तत्व है। मार्क्सवाद। मार्क्सवाद उत्पादन के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करता है, किसानों और श्रमिकों का नियंत्रण स्थापित करता है, पूंजीपतियों का विरोधी है। ये सोचता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा शोषण किया जाता है। पूंजीवाद जैसी विचारधाराएं। पूंजीवाद जो यूरोपीय देश है, अमेरिकी देश है, वो पूंजीवादी विचारधारा वहां पर है। तो ये विचारधाराएं अपने वैश्विक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके अलावा कुछ और भी तत्व हैं, जैसे कि वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। अगर किसी देश में वैज्ञानिक विकास से तकनीकी प्रगति हो रही तो वहां की राजनीतिक संस्कृति उच्च होगी। मीडिया और प्रेस। अगर किसी देश में मीडिया और प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है तो वहां भी राजनीतिक संस्कृति अच्छी होगी। शिक्षा, लोगों का शैक्षणिक स्तर भी राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करता है। शिक्षा का स्तर अधिक होगा, लोगों में सजगता होगी, तो राजनीतिक संस्कृति विकसित होगी। तो ये सब तत्व भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अन्य तत्व, इसके अतिरिक्त जो तत्व, शिक्षा का स्तर, भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं आदि भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो बच्चों, राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व हैं इतिहास, धार्मिक विश्वास, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक आर्थिक परिवेश, विचारधाराएं और अन्य तत्व।